हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम की। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम की ओवरऑल हम यहाँ पे देखिए बात कर चुके हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं के डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। तो ये देखिए ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है विद कंसेप्टिव हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया और चिल्ड्रेन सीन 2 to 4 वीक्स आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन। और एडल्ट्स में स्टेफाइलोकोकस इज एडिशनल कॉजेटिव एजेंट्स। तो देखिए ये पूरा मैकेनिज्म में ये चीज़ बताया गया कि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमको मालूम है क्या होता है कि बाहर से एंटीजन आता है, फॉरेन एंटीजन होता है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, फ्री एंटीबॉडी का। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाके कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जब इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स, फिर ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में यानी ग्लोमेरुलाई में, यहाँ पे फिर ये डैमेज करने लगते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो इसी वजह से ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और इसमें कंजम्पटिव हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया देखने को मिलता है। क्यों? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसकी वजह से C3 जो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3, ये सारे इसमें यूज़ हो जाते हैं और ये C3 ऑप्सनाइजेशन का काम करता है। तो C3 इसमें इसकी सबसे डिफिशियंसी हो जाती है, यानी इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इतना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि ये C3 जो होता है ये इसको ऑप्शनाइज नहीं कर पाता और क्लियर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। तो यही इसी वजह से हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया देखने को मिलेगा। और ये बताया गया कि ये कब होता है, तो चिल्ड्रेन में जब स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो या स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन हो, तब ये चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी वजह से इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है और वो भी स्ट्रेप्टोकोकाई में बीटा हेमोलिटिक की वजह से। और जब इसका इन्फेक्शन होता है उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद ये कॉज करता है इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये 2 से 4 हफ्ते में कॉज करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी एज होती है, तो देखिए 5 to 10 या 5 to 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरह। और एडल्ट्स में बात की जा रही है कि एडल्ट्स में स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये एडिशनल कॉजेटिव एजेंट होता है। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म कि चिल्ड्रेन में ये मोस्टली बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होगा और 2 से 4 हफ्ते बाद इसका असर किडनी पे दिखेगा। शुरू में फेरेंजाइटिस या स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। और एडल्ट्स में इसके साथ साथ स्टेफाइलोकोकस भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। और इसमें देखिए लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो क्या देखने को मिलता है, तो देखिए लाइट माइक्रोस्कोपी में इनलार्ज एंड हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, तो इनलार्ज और हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई देखने को मिलेगी। तो ये देखिए इनलार्ज ग्लोमेरुलाई है और देखिए ये हाइपर सेलुलर है, ठीक है। इनलार्ज और हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई हो गई। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे ग्रेनुलर, जिसको हम स्टारी स्काई अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। ग्रेनुलर या स्टारी स्काई अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसी को हम लंपी वम्पी अपीयरेंस भी बोलते हैं। और ये देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि IgG और IgM और साथ साथ C3 डिपोजिशन हो जाता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और मेसेंजियम पे। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और मेसेंजियम यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सबसे पहले देखें लंपी बम्पी या स्टारी स्काई अपीयरेंस क्या होता है। तो ये देखिए स्टारी स्काई अपीयरेंस है, ठीक है। स्टारी स्काई अपीयरेंस जैसे आसमान में स्टार दिखाई देते हैं उसी तरह देखिए ये इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस या लंपी बम्पी हम्प, ठीक है। ये हो गया। और इसमें ये जो तीनों डिपॉजिट होते हैं उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं, तो ये देखिए ये हमारी एक ग्लोमेरुलाई है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये इफरेंट आर्टरियोल है। तो देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ये देखिए ये जो बीच का स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं मेसेंजियम, ठीक है। ये मेसेंजियम है और यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं मेसेंजियल सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम मेसेंजियल सेल बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है फैगोसाइट करना या इसी तरीके से प्रोलिफरेशन करना, और ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। ये सारे इसके काम है, ठीक है, मेसेंजियल सेल के। बहरहाल ये जो स्पेस होता है ना इसको हम बोलते हैं मेसेंजियल स्पेस, ठीक है, मेसेंजियम जिसको। तो देखिए ये मेसेंजियम में यहाँ पे आके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होगा ये यहाँ आके डिपॉजिट होगा, या तो ये देखिए
ये देखिए ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको यहाँ पे जूम किया गया, यहाँ पे और अच्छे से पता चलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए मेसेंजियल डिपोजिशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे और ये देखिए ये जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आके एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट होंगे। तो देखिए ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम के नीचे अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सब एंडोथेलियल डिपोजिशन, और मेसेंजियल सेल के नीचे हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मेसेंजियल डिपोजिशन। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे और ये देखिए एपिथेलियम जो पोडोसाइट इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर अगर डिपॉजिट है ना यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं सब एपिथेलियल डिपोजिशन। तो ये हो गया। और यहाँ पे अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस डिपोजिशन। तो ये हमको पता चल जा रही है कि ये डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं इसके नाम के बेसिस पे। तो आईजीजी, आईजीएम और C3 डिपोजिशन हो जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पे, और मीजेंजियम में भी, ठीक है। ये हो गया। ये हमको देखने को मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, स्टारी स्काई अपीयरेंस। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प देखने को मिलेगा। तो सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प, ये देखिए ये वाला जो है सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ये हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और उसके बाद फिर बात करें आईजीए नेफ्रोपैथी की, तो देखिए आईजीए नेफ्रोपैथी को हम बर्जर डिजीज भी बोलते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आईजीए एंटीबॉडी सिक्रेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आईजीए जो होता है ये मिजेंजियम में यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। मिजेंजियल डिपोजिशन इसका देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ और बता दें कि ये मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये आईजीए नेफ्रोपैथी या बर्जर डिजीज़ है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया भी आईजीए नेफ्रोपैथी की वजह से होता है। और मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए अकर्स कॉन्करेंटली विद रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। और आईजीए सिक्रेटेड बाय म्यूकोजल लाइनिंग, तो इसमें आईजीए बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है म्यूकोजल लाइनिंग से। तो जब आईजीए ज़्यादा सिक्रेट होगा तो यहाँ पे मिजेंजियम में ये डिपॉजिट होने लगेगा। और रीनल पैथोलॉजी ऑफ आईजीए वेस्कुलाइटिस, तो रीनल पैथोलॉजी ऑफ आईजीए क्या होगा, वेस्कुलाइटिस कॉज करेगा, ठीक है, रीनल पैथोलॉजी में। और मिजेंजियल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जब मिजेंजियम में ये डिपॉजिट होगा तो ये मिजेंजियल प्रोलिफरेशन हमको देखने को मिलेगा लाइट माइक्रोस्कोपी में। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में ये हो गया। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए आईजीए बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन मिजेंजियम। तो आईजीए बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए वही मिजेंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी। तो ये हमारा हो गया आईजीए नेफ्रोपैथी और जिसको हम बर्जर डिजीज बोलते हैं ये, और इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो यहाँ पे हमने दोनों में देख लिया कि दोनों में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, और कॉज क्या करेंगे जब ये होगा, तो वही चीज़ है कि हिमेचुरिया प्रेजेंट होगा, आरबीसी कास्ट होगी, ये सब हमको देखने को मिलेगा। और इसमें जो प्रोटीनीरिया होगा वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा। और बाकी दोनों के मैकेनिज्म यहाँ पे पर्टिकुलर मैकेनिज्म हमने देख लिया। तो आईजीए नेफ्रोपैथी बर्जर डिजीज ये मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और इसमें ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया देखने को मिलता है। और फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये बात की। तो देखिए कि ये देखिए ये हमने यहाँ पे इमेज दिखा दी। और ये देखिए स्टारी स्काई अपीयरेंस जो कि हमको देखने को मिलता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन में।